Back to Nansu classes, and this is Nainshri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 सितंबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस कंपनी को आपका जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। REC लिमिटेड को, किसको? REC लिमिटेड को जो है आपका महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। जो हमारी भारत सरकार है ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 3 श्रेणियों में विभक्त करती है। एक जो पहली श्रेणी है वो महारत्न की होती है, और दूसरी जो श्रेणी है वो नवरत्न की होती है। क्या होती है? नवरत्न की होती है। और तीसरी जो होती है वो मिनी रत्न होती है। क्या होती है? मिनी रत्न होती है। ठीक, तो आपके जो CPSE है, कौन? CPSE का मतलब क्या है आपका? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल पब्लिक PUBLIC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर SECTOR सेक्टर एंटरप्राइज ENTERPRISES एंटरप्राइजेस। ठीक, तो CPSE के लिए महारत्न श्रेणी जो है आपकी कब शुरू की गई थी? महारत्न की जो श्रेणी है 2009 में शुरू की गई थी। ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 श्रेणियों में विभाजित करती है। इन CPSE की जो 3 श्रेणियां हैं वो आपके सामने है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो इस CPSE के लिए महारत्न की जो शुरुआत की गई थी वो 2009 में शुरू की गई थी। कब? 2009 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य था जो मेगा CPSE हैं इनको अपने कार्यों का विस्तार करने के लिए बेसिकली सशक्त बनाना। ठीक, तो ये चीज़ हुई आपका महारत्न के बारे में। अगर हम बात करें REC की, तो REC जो है आपके REC जो लिमिटेड है इनके अलावा आपकी 8 महारत्न कंपनियां हैं। कौन सी हैं वो आपको देखना होगा क्योंकि पूछी जाती हैं कभी कभी। तो याद रखिएगा आपका कि वर्तमान में REC लिमिटेड के अलावा 8 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी हैं? 8 महारत्न कंपनियां हैं। वो 8 आप एक बार माइंड में रख लीजिएगा। सबसे पहला आपको याद रखना है VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसे आप VHEL कहते हैं। ठीक है, नाम सुना ही होगा सभी लोगों ने। दूसरा आपको याद रखना है कोल इंडिया। कौन सा? कोल इंडिया आपको याद रखना है। सेकंड CIL कोल इंडिया लिमिटेड। थर्ड वन आपको याद रखना है गेल। क्या याद रखना है आपको? गेल। ठीक, और आपको फोर्थ याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या रखना है याद? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपको याद रखना है NTPC। क्या रखना है? NTPC। उसके बाद आपको याद रखना है ONGC। क्या? ONGC। ठीक, ONGC यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, CORPORATION कॉरपोरेशन। उसके बाद आपको याद रखना है SAIL, SAIL। सेल का पूरा नाम क्या है? सेल का जो पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? स्टील, STEEL, स्टील अथॉरिटी, AUTHORITY, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लास्ट में आपको याद रखना है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भारत पेट्रोलियम, BHARAT, भारत पेट्रोलियम। यहाँ पर अब बन तो नहीं रहा, इस साइड लिख देती हूँ। ठीक है, भारत पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, CORPORATION कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। शायद पेट्रोलियम में मैंने PETRE बोल दिया था ना, RO होता है, पेट्रो होता है, PETROLEUM, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो आपकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आपकी 8, ये 8 आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि आपकी कितनी महारत्न कंपनियां वर्तमान में हो चुकी हैं। REC के लिमिटेड के अलावा आपकी 8 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 22 सितंबर 2022 को किस शहर में उपराष्ट्रपति जो है हमारे वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया?
तो याद रखिएगा कि लोक मंथन के जो आपका तीसरा संस्करण है, इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है संस्करण का, तीसरे संस्करण का, गुवाहाटी में किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गुवाहाटी में किया है। 3 दिवसीय आयोजन है आपका ये बेसिकली, तो इसमें आपको याद रखना है। और इस 2022 का जो विषय है लोक परंपरा, आपका जो है इनका विषय है, क्या है? लोक परंपरा विषय है, लोक परंपरा। और अगर मैं बात करूँ इनका पहला संस्करण, तो आपके लोक मंथन जो है, इनका जो पहला संस्करण है वो 2016 में आयोजित किया गया था। कब? 2016 में। लोक मंथन का दूसरा संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। और 2018 में भारत बोध जनगण मन विषय पर आपका जो है इसका आयोजित किया गया था। ठीक, विषय क्या था? भारत बोध जनगण मन। ठीक, याद रखिएगा। सो इतनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको थीम याद रखनी है कि 2022 का विषय क्या रहा है। इनका विषय इस बार का क्या रहा है? लोक परंपरा। 2018 का विषय था भारत बोध जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि सितंबर 2022 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा टेरापे ने की है। किसने? जो टेरापे है, इन्होंने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से जो आपकी सीमा है, सीमा पार लोग जो आपका लेन देन है उसको सक्षम करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ किया है, भागीदारी की है। ठीक है, याद रखिएगा किसने की है? टेरापे ने। अगर मैं बात करूँ आपसे NPCI की, किसकी? NPCI की, तो NPCI के बारे में आपको याद रखना है, इनकी स्थापना आपकी 2008 में हुई थी। कब? 2008 में। और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ठीक, सो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी एंड हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 23 सितंबर 2022 को किस टेनिस टूर्नामेंट में रोजर फेडरर राफेल नडाल के साथ युगल में अपने शानदार करियर का फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इनका एक फ़ाइनल मैच हो रहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ दिन का जो पहले का करंट अफेयर्स था उसमें मैंने बताया हुआ था कि इन्होंने जो 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं रोजर फेडरर जी, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है टेनिस से, है ना। मैंने आपको बताया था इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब चूंकि ये इनका फाइनल मैच है इसलिए ये महत्वपूर्ण बनता है। तो ये इनके करियर का एक जो कहेंगे कि आप इनका ये फाइनल मैच होने वाला है। तो याद रखिएगा कि रोजर फेडरर जो है लेबर कप टूर्नामेंट में अपने पुराने जो प्रतिद्वंदी हैं राफेल नडाल के साथ युगल में अपने शानदार करियर का फाइनल मैच खेलने वाले हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आपके ऑस्ट्रेलियाई टेनिस और US टूर्नामेंट जो हैं हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर? हार्ड कोर्ट पर। याद करिए थोड़ा सा कुछ ही दिन पहले का जो मैंने आपको बताया था, जनरल अवेयरनेस में बताया हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस जो होता है आपका, और आपका क्या होता है? US आपका टूर्नामेंट जो होता है, US टूर्नामेंट किस पर होता है? ये US। ये दोनों ही आपके किस पर खेले जाते हैं? ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक, जबकि आपका जो फ्रेंच ओपन है वो आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? क्ले कोर्ट पर। कौन सा? फ्रेंच ओपन। आपकी फ्रेंच ओपन किस पर खेले जाते हैं? फ्रेंच ओपन जो है आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और आपका विंबलडन किस पर खेला जाता है? तो आपका विंबलडन आपका जो है ये किस पर खेला जाता है? ये भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर आपका खेला जाता है। ये याद रखिएगा कौन सा किस कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट है, हाई कोर्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, जो आपके रोजर फेडरर हैं ये आपके विंबलडन में जो है आपके सबसे सफल खिलाड़ी हैं। इन्होंने 8 खिताब जीते हैं आपके विंबलडन के, याद रखिएगा।
और अगर हम बात करें कि आखिरी जो इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है वो कौन सा जीता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो आखिरी बार जो आपका ग्रैंड स्लैम जीता है वो 2018 में जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार कई बार ये आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल चांसेस हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने आखिरी जो है वो कौन सा आपका जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। तो 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन इन्होंने जीता हुआ है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में पर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए डैश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है इन्होंने लाइसेंस रद्द किया है। खाली आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है किसने? आरबीआई ने किया है। एक अपना अलग से पेज बना लीजिए जिसमें आपका ये बेसिकली ये वाला होता है कि आरबीआई ने किस पर जो है जुर्माना लगाया हुआ है, आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द किया है, किसके लाइसेंस को फिर से इन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक जगह आप रखिएगा कंपाइल करके, तो आसानी होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो मैंने बताया था कि आरबीआई एक हमारा सेंट्रल बैंक है। हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ऐसे ही हमारे प्यारे भारत का सेंट्रल बैंक वो है, कौन सा है? आरबीआई। ठीक, अगर मैं बात करूं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में स्थापना हुई थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका नेशनलाइजेशन, इनकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी महत्वपूर्ण है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, और अभी वर्तमान में इनके जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हमारे 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें नंबर के हैं। ये आपको याद रखना है, 25वें। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास। ठीक, सो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल ही गया था। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे है कि 19 दिसंबर 2017, ये 2017 ही है और ये दिसंबर है, ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में घोषित किया। उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विकल्प सही है, आपको ये बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। सबसे पहला है, आपसे 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। पहला है, यह दिन उन लोगों की भाषाई पहचान का समर्थन और सुरक्षा करता है जो सांकेतिक भाषाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साथ कैसे हैं? बधिर हैं। देखिए, यहाँ बाधिर नहीं होता है, ये बधिर होता है। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन बधिर का मतलब आप जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। बधिर का मतलब होता है डीफ होता है। क्या होता है? डीफ होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी साइन लैंग्वेजेस होती हैं उनसे कितनी हेल्प मिलती है जो आपके बधिर लोग होते हैं उनके लिए। और आपसे नेक्स्ट जो कथन है वो है कि यह पहली बार 23 सितंबर 2018 को मनाया गया। एंड आपको 2022 का यहाँ पर विषय यानी कि थीम दी गई है। विषय का मतलब क्या होता है? थीम होता है। तो इस बार की जो थीम थी इस दिवस की, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। क्या थी? साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ये सभी के सभी कथन सही हैं आपके, बिकॉज आपके 19 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का मतलब यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आपके जो है ये दिवस जो है आपके मनाने का घोषणा किया था। और इसके अलावा ये पहली बार आपके 23 सितंबर 2018 को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के भाग के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम भी आपने देख ली। अब यहाँ पर हम लोग सितंबर के जो दिन हैं, जो आपके दिवस हैं, वो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हम 2 सितंबर से करेंगे। मैंने आपको बताया था शुरुआत हम नारियल से करते हैं। किससे? नारियल से करते हैं। उसके बाद 5 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को आपका जो है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर
को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 सितंबर को हमने मनाया अंत्योदय दिवस, और आज आपने देख लिया कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेतक भाषा दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं और 29 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। सो ये आपका दिवस का रिवीजन रहा, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि किस कंपनी ने युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में उद्योग प्रासंगिक कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सैमसंग ने ऐसा किया है। किसने? सैमसंग ने किया है। अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो सैमसंग की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। कब? 1938 में हुई थी। और इनके संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ली बियोंग चुल। क्या है इनकी? ये इनकी संस्थापक हैं। सैमसंग ग्रुप जो है आपका दक्षिण एशियाई बहुराष्ट्रीय विनिर्माण आपकी एक जो है समूह है। इसका हेडक्वार्टर आपका सैमसंग टाउन सियोल दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में है। साउथ कोरिया में इनका हेडक्वार्टर है सैमसंग का, साउथ कोरिया। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, साउथ कोरिया। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? तो चेन्नई ओपन का जो खिताब है वो किसने जीता है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो आपका खिताब है वो आपका लिंडा फ्रहविर्तोवा के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? फ्रहविर्तोवा। पूरा नाम इनका लिख लीजिएगा, फ्रहविर्तोवा। इनके द्वारा ये आपका खिताब जीता गया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें टेनिस से रिलेटेड हैं, वो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछी जा सकती हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो ध्यान से सुनिएगा पहले। 5 जून 2022 को, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना है कब, खाली आपको जो बता रहे हैं वो याद रखना है। ये मैं बस बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो स्पेन के जो हमारे राफेल नडाल है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं राफेल नडाल। स्पेन की राफेल नडाल, जो स्पेन के राफेल नडाल हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन का 14वां एकल खिताब जीता। किसका? फ्रेंच ओपन का 14वां खिताब जीता। किसको हराकर? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता था। ठीक है, एकल खिताब जीता। ठीक, अब अगर मैं बात करूं महिला एकल में, तो महिला एकल में आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। महिला एकल, ये तो पुरुष एकल का हो गया। महिला एकल का जो ये आपका खिताब है, ये पोलैंड की विश्व की नंबर 1 जो ईगा स्विएटेक हैं। कौन है? पोलैंड की हैं एक आपकी, पोलैंड की ईगा स्विएटेक। इन्होंने 4 जून 2022 को, कब? 4 जून 2022 को पेरिस में कोको गोफ को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। किसने? फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है महिलाओं में, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ कि पुरुष एकल में किसने जीता है, तो आप कहेंगे कि राफेल नडाल ने जीता है। महिला एकल में तो आपका किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। फ्रेंच ओपन जो है इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रोलैंड गैरोस के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रोलैंड गैरोस के नाम से, गैरोस इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, क्योंकि यह जो है आपके पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में हर साल मई मंथ के अंत में आपका जो है ये आपका होता है, याद रखिएगा। और ये जो आपका टूर्नामेंट है, इसका आयोजन स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर जो थे रोलैंड गैरोस, इनके नाम पर रखा गया था। अगर मैं बात करूं आपके फ्रेंच ओपन की, तो स्थापना कब हुई थी फ्रेंच ओपन की? 1891 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ओबियस सी बात है, पेरिस फ्रांस में इनके हेडक्वार्टर्स होंगे। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। ठीक, सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, सितंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे होगा, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि आपके भारतीय ओलंपिक जो संघ है आपके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
कि संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए आपके जो सुप्रीम कोर्ट है इनके द्वारा किसे नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसको नियुक्त किया गया है। तो एल नागेश्वर राय को आपका जो है नियुक्त किया गया है। किसको? एल नागेश्वर राय को नियुक्त किया गया है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको नाम याद रखना था खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2022 में सतह से सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्रालय जो है इन्होंने सरफेस से सरफेस को जो मार करने वाली जो मिसाइल है तो इनके अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए आपके जो हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं DRDO की, किसकी? DRDO की। सबसे पहले तो आपको DRDO का पूरा नाम पता होना चाहिए। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस DEFENC, डिफेंस रिसर्च RESEARCH, रिसर्च एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं इनकी स्थापना की तो याद रखिएगा फाउंडेड FOUNDED, फाउंडेड इन 1958। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है तो DRDO का आदर्श वाक्य भी आप लोग याद रखिएगा। इनका आदर्श वाक्य है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ्स STRENGTHS, स्ट्रेंथ्स ऑपोस्ट्रोफ में ऐसे स्ट्रेंथ्स ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन इज इन साइंस SCIENCE, साइंस। ओके, सो अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ रहा है आपको इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से, आई एम सो सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा शायद और भी क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।